Hello students, welcome to your chemistry class. Today we will discuss about Raoult's law for volatile solute, Raoult's law for non-volatile solute, colligative properties and isotonic, hypertonic and hypertonic solution. Okay, first of all we discuss about Raoult's law for volatile solute. Raoult's law for volatile solute. In a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fractions of that component in a solution multiply the vapor pressure of that component in the pure state. स्टूडेंट किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस और उस सॉल्यूट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर्स के इक्वल होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। दोनों ही आपके कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। अभी हम केवल वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सोलवेंट भी आपका वोलेटाइल है और आपका जो सॉल्यूट है वो भी आपका वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, जहाँ पर ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है एंड बोथ आर वोलेटाइल। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा यानी कि पी एस सॉल्यूशन का प्रेशर, तो पी एस इज इक्वल टू होता है आपका पी ए प्लस पी बी। ये पी ए क्या है? पी ए और पी बी होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बी। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अपना अलग प्रेशर होता है। तो किसी भी कंपोनेंट का अपना अलग जो प्रेशर होता है, अपना उसका जो प्रेशर होता है वही उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सोलवेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन ए और उसके प्रेशर यानी कि उसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर है वो उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो ये जो आपका पी नोट ए है वो सोलवेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और एक्स ए उसका मोल फ्रैक्शन है। तो यानी कि सोलवेंट ए का जो आपका पार्शियल प्रेशर पी ए इक्वल होता है उस सोलवेंट ए के पार्शियल प्रेशर के, सोलवेंट ए के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के और उसके मोल फ्रैक्शंस के। ठीक है, इसी तरह हम सोल्यूट बी, जो आपका सोल्यूट बी है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा उस सोल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है और उसका उस सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। तो पी वी इक्वल हो जाता है पी वी नोट इंटू एक्स वी के। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने ऊपर पढ़ा है पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ से इस वाली से और इस वाली इक्वेशन से, इन दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या है कि पी ए और पी बी की वैल्यू पुट करनी है। तो पी ए की वैल्यू क्या थी? पी ए की वैल्यू है आपकी ये वाली पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या है? पी बी की वैल्यू है आपकी ये वाली यानी कि पी बी नोट इंटू एक्स बी। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शंस होता है वो कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हम इसको एक्स बी की टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बी की वैल्यू निकाल लो तो ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1 माइनस एक्स ए। ये 1 माइनस एक्स ए वैल्यू है आपकी एक्स बी की। अब ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक्स बी की आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाता है स्टूडेंट पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नोट 1 माइनस एक्स ए। यही है आपका रॉल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट। क्योंकि वोलेटाइल सोल्यूट में क्या होता है, आपका सोलवेंट भी वोलेटाइल है और आपका सोल्यूट भी वोलेटाइल है। तो अगर आपका रॉल्स लॉ आता है फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट के लिए तो आप इस इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। यहाँ पर ये ड्राइव करने के लिए ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में क्या होता है कि देखो, वोलेटाइल सोल्यूट में हमेशा क्या होगा कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा बनेगा। क्योंकि सोल्यूट भी आपका प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उसका भी प्रेशर होगा। सोलवेंट भी आपका प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होगा, उसका भी आपका प्रेशर होगा। तो दोनों की दोनों क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसलिए इसका वेपर प्रेशर आपका हाई आता है। अब बात आती है, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात करते हैं
तो आपका जो सॉल्वेंट ए है वो तो आपका वोलेटाइल है, लेकिन जो उसमें सॉल्यूट मिलाया गया है वो आपका नॉन वोलेटाइल है। अब क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में दोनों ही आपके ए और बी प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं ये सॉल्यूट है आपके नॉन वोलेटाइल, यानी कि सॉल्यूट बी है। जो आपके वाइट वाले हैं ये आपका सॉल्वेंट ए है जो कि आपका नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है उसका तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर्स नहीं बनता है। जब उसका वेपर्स नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके वोलेटाइल्स हैं, उनका बनेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का तो वेपर्स बन रहा है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रॉल्स लॉ कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्यूट बी। सॉल्यूट बी आपका नॉन वोलेटाइल्स है, तो जब सॉल्यूट बी आपका नॉन वोलेटाइल्स है तो उसका अपना पार्शियल प्रेशर तो कोई होगा नहीं, ना तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा और ना ही उसका प्योर स्टेट में खुद का कोई प्रेशर होगा। तो यानी कि पी ए नोट और पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पी एस इज इक्वल टू हो जाता है आपका पी ए नोट इंटू एक्स ए, क्योंकि हमारे सोलवेंट ए के तो बन रहे हैं ना, उसका पार्शियल प्रेशर भी है उसका और उसका प्योर स्टेट में भी प्रेशर है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पी वी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जब पी वी की वैल्यू जीरो है तो पी नॉट बी की वैल्यू भी जीरो आएगी, और फिर इसके मोल फ्रैक्शन के साथ जब इस जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी आपकी जीरो हो जाएगी। तो हमारा क्या बच गया, पी एस इज इक्वल टू हो जाता है पी ए नोट इंटू एक्स बी के। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको पी ए नोट को नीचे ले आते हैं, तो पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स ए हो गया। दोनों साइड में इस इक्वेशन को दोनों साइड से वन में से माइनस करते हैं, तो ये हो जाता है आपका वन माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। अब वन माइनस एक्स ए स्टूडेंट क्या थी, क्या वैल्यू थी आप जानते हैं, ऊपर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी, ये रही, यानी कि वन माइनस एक्स ए किसके इक्वल होता है, एक्स बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका, ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये एक स्टेप और रह गया है कि जब हमने ये यहाँ पर करा है तो ये यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हुई है, तो ये हो जाता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। ठीक है, और वन माइनस एक्स की जगह हम क्या रखते हैं, एक्स भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाती है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस स्टेट में क्या है कि उस सॉल्यूशन का, जब हमने सॉल्यूट मिला दिया है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, जबकि सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था, ठीक है, जब तक हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब तक वो ज़्यादा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पी ए नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है और पी एस की वैल्यू कम होती है, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन बन गया है, उसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसलिए क्या है कि पी ए नोट क्या होता है, वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट में, जो कि आपका क्या है, ज़्यादा है, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपका कम है, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। तो पी ए नोट माइनस पी एस क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट मिलने पर उसके वेपर प्रेशर लो हो गया है, तो हम इस वैल्यू को कहेंगे पी ए नोट माइनस पी एस को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में है ये, पी ए नोट के, तो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट ये हो जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब स्टूडेंट पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट ये किसके इक्वल है, एक्स बी के। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि ये वाली वैल्यू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is equal to the mole fractions of the solute in the solution। ठीक है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल्स के लिए रॉल्स लॉ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि उसमें जो सोल्यूट है बहुत ही माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि सोल्यूट एन वी की वैल्यू, सोल्यूट क्या है, बी है आपका, सोल्यूट बी है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो एक नेगलेट के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल उसकी वैल्यू मान लो। ठीक है, तो एन बी इज़ वेरी वेरी लेसर देन एन ए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, एन ए प्लस एन वी को हम क्या कर सकते हैं, एन ए ही मान सकते हैं, क्योंकि एन वी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेस ले रहे हैं।
तो ये हो सकता है आपका XP इज इक्वल टू होता है आपका, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल होता है, यानी कि अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XP इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। लेकिन यहाँ पर B क्या है, बहुत ही कम मान रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, Na प्लस NB, Na के इक्वल ही मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है आपका वो लगभग इसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू NB अपॉन Na। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाती है। तो ये थे आपके राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूट और फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं? जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी जो हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन एंड डू नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उस सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर 4 टाइप्स। एक तो आपका वही है रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन का मतलब क्या होता है? इलेवेशन का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू का हाई होना। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उसमें कोई सोल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये क्या होता है। Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquids become equal to the ATM pressure, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल solvent in the solvent the vapor pressure of solvent decrease। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में, यानी कि जो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो आप लास्ट में भी पढ़ चुके हैं क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो है सरफेस एरिया पर वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स की जगह घेर लेते हैं और खुद तो वोलेटाइल होते नहीं हैं, खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको भी नहीं होने देते हैं, तो इसलिए उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब उसका वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉइल्ड इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज। अब क्या होता है कि इस सोल्यूशन को बॉइल्ड किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जिससे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो जब हम उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, और किस लिए दे रहे हैं कि जिससे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कराने के लिए जब हम उसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएंगे, बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होना या इंक्रीज़ होना बॉइलिंग पॉइंट का, वही क्या कहलाता है, इलेवेशन है। ठीक है, तो इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब टीबी क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं टीबी से। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स क्या था कि आपका टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई था या प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई था। तो जब हमने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया था तब वो सॉल्यूशन बना, उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, हाई हो गया था, क्योंकि हम उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म कर रहे थे, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन टीबी नोट एंड टीबी इज कॉल्ड है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल होता है आपका टीबी माइनस टीबी नोट, क्योंकि आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, वो आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यह क्या, फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन तो आपका क्या है, तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाता है ये आपके किसके, टीबी माइनस टीबी नोट के। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा कि ये जो आपका डेल्टा टीबी है, यानी कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपके मोलालिटी के। किसके होता है, मोलालिटी की, यानी कि स्मॉल m के। अगर मोलालिटी की वैल्यू हम 1 कर दें, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाता है आपका KB इंटू एम के।
Kb इंटू एम के, जहाँ Kb जो है वो आपका मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू बंद कर दें यानी कि 1 मान लें इसको, तो डेल्टा Tb इक्वल हो जाता है Kb के। किस पर? जब उसकी मोलैलिटी क्या है, यूनिट है, 1 है उसकी मोलैलिटी। ठीक है, तो ये आपका होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें Kb। अब Kb यहाँ पर इसकी यूनिट वगैरह पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Kb इज़ डिफाइंड एज द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, यानी कि Kb क्या है, Kb को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो Kb जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में वो इलेवेशन है, वो इंक्रीमेंट है जब किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो फॉर ए वाटर के लिए Kb की वैल्यू फिक्स होती है, ये 0.52 आती है। ठीक है, अब m मोलैलिटी का आपको पता ही है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो पीछे जो हमने डिस्क्राइब किया है, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू स्मॉल m, यानी कि मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अगर मोलैलिटी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है या उसका ग्राम गिवन है, वेट गिवन है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मोलर मास निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसकी यूनिट भी आती है, इसकी यूनिट हमने लास्ट वाले टॉपिक्स में डिफाइन की गई है, उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ये है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई प्योर सॉल्वेंट है, वो आपके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, फ्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका जो फ्रीज़ होने का टेम्परेचर है वो और भी कम हो जाता है, वो जल्दी से फ्रीज़ होने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ए सॉल्यूशन फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ए सॉल्यूशन फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड solvent. When a non-volatile solute is at the volatile solvent its vapor pressure decrease and its freeze at a low temperature। वही आपका क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है आपकी TF नोट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन की फ्रीज होने की जो वैल्यू है वो आपकी कम होगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा TF इज इक्वल टू होगा TF माइनस TF नोट के। इसी तरह से जैसे आपने इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करा था कि डेल्टा TF इक्वल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा M के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट KF आएगा, फिर आप इसी तरीके से M की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यही सब प्रोसेस से आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा, बस डिफरेंस कितना आएगा, TF, डेल्टा TB की जगह आपको डेल्टा TF करना है। तो ये आपका वही वाला फॉर्मूला आ गया। इसके जो ये कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं हम कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है यूनिट की, यूनिट ऑफ Kb। Kb की यूनिट जब हम निकालते हैं तो डेल्टा TB अपॉन M से निकालते हैं। M की क्या होती है, मोलल होती है या मोल पर Kg होती है। ठीक है, और टेम्परेचर की आप केल्विन भी रख सकते हैं या हम रख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल और केल्विन Kg पर मोल भी हो सकता है। तो ये इसकी Kb की यूनिट हो गई और ये हो गई आपकी Kf की यूनिट। अब स्टूडेंट्स आता है आपका व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी थर्ड क्या है, थर्ड आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू ए मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस तो आपको पता ही है कि सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी लेस कंसनट्रेटेड मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब हमारे मोर कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करते हैं तब हम उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। द मिनिमम प्रेशर दैट अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री
of the solvent molecule in the solution through a semi permeable membrane is called a osmotic pressure। और वो प्रेशर जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में आने से रोक सके, हम उस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं वो आपका कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो द मिनिमम प्रेशर दैट अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मोलिक्यूल की एंट्री को रोकना है तो हमें सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और वही प्रेशर क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी के, तो पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी के, तो ये हो जाता है आपका पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी इंटू टी के। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है एस, जिसको कहते हैं हम सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट। इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होती है। हम यहाँ आर भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में आपका आर भी दिया गया है। तो ये हो जाता है आपका पाई इज इक्वल टू एस सी इंटू टी। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या होता है, कंसनट्रेशन। ठीक है, तो एन अपॉन वी की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी। ठीक है, और एन की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी एस और टी। ठीक है, जहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, आर के इक्वल है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 होती है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को ये भी रोक सकते हैं। अगर आपका वेट दिया गया है या नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तब आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आपके डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स लिखकर इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन दी गई है तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो इससे प्योर सॉल्वेंट में से जो आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इस मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, एंट्री करते हैं। लेकिन अगर हम इनको रोकते हैं, अगर हम इनको रोकना चाहें तो हमें ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ये प्रेशर यानी कि एंट्री बंद हो गई है, ठीक है, लेकिन जब जिस प्रेशर पर एंट्री बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होने लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगती है। यानी कि सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लेस कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ जाने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यही रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कुछ टर्म्स हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, इफ़ ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई ऑन द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. This process is called a reverse process of osmosis. Example है purification of water, extraction of NaCl from a sea water. ठीक है, if a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, तो the solvent will flow from the solution into the pure solvent. यानी कि solution से फिर कहाँ जाने लगेंगे, ये आपके pure solvent की तरफ जाने लगेंगे। वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है ये प्रोसेस। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनको हम आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं। क्यों होता है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, क्योंकि उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। हाइपोटोनिक हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो ए सोल्यूशन हैविंग ए लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दूसरे से कम होगा वो दूसरे के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक कहलाएगा। और अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आइसोऑस्मोटिक मैंने आपको बताया गया है। बहन 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और कॉल्ड ए
ऑस्मोटिक सोल्यूशन। यानी कि अगर किसी आइसोटोनिक सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो दो हो जाएंगे, वो अलग अलग सोल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हेन सेल प्लेस इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। आर solutions, the fluid comes out cells due to a osmosis and as a result cell material shrink। यानी कि वो जो आपकी सेल्स रखी हुई है उसके अंदर से वो कहाँ जाती है, बाहर आने लगती है, क्योंकि लेस कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ आएगी, जिसका प्रेशर आपका ज़्यादा है, तो वो जो सेल्स रखी हुई है वो कैसी हो जाती है, आपकी श्रिंक हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। यही प्रोसेस आपकी प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, आप इन टर्म्स को ध्यान से पढ़िए, इनको समझिए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। जो भी कोई आपकी रिलेटेड क्वेरी होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।